नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल सिंह। एएमएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक मुलाकात में हम बात करेंगे आगरा के जाने माने स्कूल प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक व अप्सा के अध्यक्ष होने के साथ साथ समाज सेवी डॉक्टर सुशील चंद गुप्ता जी से, जिनसे आज हम जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में इनकी जीवन शैली के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारा स्टूडियो में। सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपका स्कूल वगैरह पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई, कैसे हुई? मेरा नाम डॉक्टर सुशील गुप्ता है। मेरा जन्म आगरा में ही 11 दिसंबर 1952 में हुआ था और इनिशियल पढ़ाई सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, जो कि अब नहीं है टीले पर। और फिर उसके बाद में मैंने 10वीं जो है वो सेंट जॉन्स कॉलेज फुवारे से की थी। और उस ज़माने में ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 67 की, और उस समय CBSE वगैरह कुछ नहीं होते थे, इंटर स्कूल होता था और फर्स्ट सेकंड थर्ड होती थी। और मेरी 1 नंबर से फर्स्ट आई थी, यानी 500 में से 301 नंबर आए थे। उसके बाद मैंने जो है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पचकुइयाँ पे, जो उस समय बेस्ट होता था, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों को ही एडमिशन देते थे, वहाँ एडमिशन लिया। और 12वीं पास करने के बाद में मैंने जयपुर से रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हर स्टेट में एक ही होता है, मालवी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स किया। जी सर। सर, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए हमें कुछ। सन 78 में मेरी शादी हुई। मेरी धर्मपत्नी सुनीता गुप्ता और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया शैली गुप्ता और एक बेटा शलभ गुप्ता। शलभ गुप्ता की भी शादी हो गई है। मैं एक छोटी सी बिटिया का दादा बाबा हूँ, तिया, और मैं नाना भी बन चुका हूँ। अयान उसका नाम है। कुछ कारणों की वजह से मेरी बिटिया की अभी जनवरी में डेथ हुई है, लेकिन बाकी सब में पूरा परिवार है। मेरे पिताजी भी अभी 92 इयर्स के हैं, वो भी जिंदा है। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी का स्वर्गवास हो गया, तो उस समय आपके घर में किस तरह की परिस्थितियाँ थीं, आपके ऊपर क्या बीती सर? आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। हर बाप के लिए एक बेटी का प्यार, बेटी के लिए सब कुछ होता है। तो और वो बहुत जल्दी उम्र गई में चली गई, एंड शी वॉज जस्ट 38। और उनका बहुत स्कॉलर रही है वो, सेंट पैट्रिक्स में हेड गर्ल भी रही। उसके बाद उसने JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से टॉप किया। तो बहुत ही स्कॉलर रही, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उसको कैंसर हुआ और ज़्यादा नहीं। सर, जितना जहाँ तक हमने सुना है, हमें पता है आपके पिताजी जो हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जेल में थे। तो उस टाइम आपके यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या थीं, क्यों वो जेल में गए थे? थोड़ा सा इसमें मैं चाहूँगा। मेरे दादा श्री देवकी नंदन जी विभव, वो फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और उस ज़माने में इतने, एक तरह से मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो स्वतंत्रता के लिए एक तरह से पागल थे। सुबह शाम खाना बनना भी बड़ा मुश्किल था और वो ज़्यादातर जेल में ही बंद रहते थे। बल्कि दुर्भाग्य ये हुआ कि जब मेरी दादी जी की डेथ हुई तो उनको अंग्रेज़ों ने पैरोल पे जो है वो उनके दाह संस्कार के लिए उनको छोड़ा। और जब 1952 में आज़ादी मिल गई तो नेहरू जी के मेरे ग्रैंडफादर बहुत करीब थे। तो उन्होंने पूछा, भाई अब क्या करोगे? बोले, साहब मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है उस ज़माने के। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कॉलोनी बनाओ, मैं गवर्नमेंट से तुम्हें जगह जो है एक्वायर करके दूंगा। तो ये नेहरू नगर, न्यू आगरा, इंद्रपुरी, कमला नगर, ये सारी जगह हमको एक्वायर करके उस ज़माने में 10 पैसे गज के हिसाब से उन्होंने दी थी हमें। और फिर आप सब लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से
धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और आज हम लोग सबसे ओल्डेस्ट बिल्डर भी हैं और ट्रैवल एजेंसी भी है हमारी, और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया। सर, जैसे आपने बताया कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की और इसके साथ साथ आप बिल्डर भी हैं, तो आपने बिल्डर्स के रूप में कैसे शुरुआत की थी अपनी? क्या होता था पहले ज़माने में, हाँ, बच्चों की डेस्टिनी तय कर दी जाती थी कि तुम्हें ये बनना है। तो चूँकि हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन का, कंस्ट्रक्शन का काम होता था, तो हमको ये पहले ही बता दिया गया कि तुम्हें सिविल इंजीनियर बनना है। फिर सन 75 में जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट जो था वो मयूर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स 3 स्टार जो है था, वो काम चल रहा था, मैंने पहले उसको पूरा किया। और फिर उसके बाद में कई सारी कॉलोनियाँ आगरा में, वृंदावन में, टूंडला में, सादाबाद में, फिरोज़ाबाद में, कई जगह आगरा के आसपास जगह हमने काफ़ी कॉलोनियाँ और मल्टी स्टूडेंट बिल्डिंग बनाई। तो सर, आपका अच्छा खासा काम चल रहा था, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बिल्डिंग का पूरा काम चल रहा था, तो फिर आपका एकदम से क्या मन हुआ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करने के बावजूद बिल्डिंग का आपका काम चल रहा था, तो फिर आप है ना वहाँ से एजुकेशन की लाइन में आए? आपको क्या मन किया कि आप है ना मतलब अपने स्कूल खोला, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आए? आप सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कोमल है। कोमल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी कम उम्र में आपने सवालों पे सवाल कैसे आप निकाल लेती हैं। तो बहुत बहुत बधाई बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप बहुत आगे जाएंगी। शुक्रिया सर। बिल्कुल सही सवाल किया। सन 75 से सन 2002 यानी करीब 27 साल मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत नए प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन मुझे 2002 से या बल्कि 2000 से मुझे ऐसा लगने लग गया था कि आगरा में चूँकि माइग्रेशन नहीं है और यहाँ पे पॉल्यूशन का एक बड़ा भारी जो है वो TTZ कहिए या कहिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता है। तो मुझे लगा कि आने वाले समय में यहाँ कंस्ट्रक्शन का या कॉलोनीज़ का या नए मकान बनने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और दूसरा, चूँकि हमारे घर के 2 ऑलरेडी स्कूल चल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं कुछ एक अलग सा स्कूल खोलूँ और जिससे कि कुछ मेरा मन जो है उसमें लगा रहे और कुछ समाज की सेवा भी हो। और हुआ वही कोमल जी कि आज आप देख रही हैं कि आगरा के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन कहिए या कॉलोनाइजिंग की लाइन कहिए, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। जी सर, आप प्रील्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं, तो आप अपने स्कूल के बारे में बताइए हमें ज़रा। स्कूल खोलना एक मेरा सपना था और सबसे पहले मेरे को स्कूल खोलना दयालबाग में ही था, क्योंकि दयालबाग में अगर आप देखें तो वहाँ का एक वातावरण जो है ना वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि वहाँ सिर्फ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, तो और बहुत साफ़ सुथरा वातावरण है और वहाँ कंस्ट्रक्शन की गतिविधि बहुत कम है। तो बहुत शुभकामनाओं से मुझे बहुत अच्छी बड़ी ज़मीन, करीब 31,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन मिल गई मुझे। फिर मैंने वहाँ स्कूल बनाया और मैंने अपने बाल्यकाल कहिए या अपने स्कूलिंग में जो जो मुझे परेशानी आई, मैंने उनको इस स्कूल में दूर करने की कोशिश की। सर, क्या क्या परेशानियाँ आई थी आपको आपके टाइम में? सबसे पहले तो हमारे जब हम पढ़ते थे तो वहाँ बच्चों के सेक्शन की कोई गिनती नहीं होती जी। 60 भी बच्चे, 70 भी बच्चे, 80 भी बच्चे होते थे। तो मैंने सबसे पहले आके अपने स्कूल में कहा कि मेरे स्कूल में 36 बच्चे से ज़्यादा एक सेक्शन में नहीं जी। और वो बाद में कटते हम अब 32 बच्चों से भी ज़्यादा एक सेक्शन में नहीं रखते। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हर टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे सकती है। जी। दूसरा, उस ज़माने में प्राइवेट ट्यूशन्स का बहुत बड़ा एक सिलसिला चलता था और हमको किसी ना किसी प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता था अपने स्कूल के टीचर का ही। तो मैंने वो सबसे पहले कदम किया कि प्रील्यूड की कोई भी टीचर प्रील्यूड के बच्चे का प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकती। तीसरा, उस जमाने में ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता था।
जो मैंने सबसे पहले यहाँ शुरू किया, और मैं बड़े दावे और घमंड के साथ कह सकता हूँ कि जितनी एक्टिविटीज़ और जितने कोर्स और जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे यहाँ होती हैं, आगरे के किसी भी एक स्कूल में वो चीज़ें संभव नहीं है। तो मैंने फिर ये भी दूर किया कि भाई हमारे यहाँ प्राइवेट ट्यूशन नहीं होगा, स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ मैंने कहा कि वो बच्चा जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो 2 व्हीलर लेके नहीं आ सकता, क्योंकि 2 व्हीलर लाने से बहुत सारे नए इश्यूज पैदा हो जाते हैं और ठीक भी नहीं है। तो इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें ऐसी हमने शुरू कर रखी हैं। हमारे यहाँ के बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, हम बाहर बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ले जाते हैं। कोमल, शायद तुम विश्वास भी नहीं करोगी कि आगरे का मेरा पहला स्कूल है जो कि 2 बार राष्ट्रपति भवन में बच्चे जा चुके हैं और जहाँ पे बच्चों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी प्रस्तुति दी है। सर बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर हमने देखा है स्कूल में ऐसा नहीं होता है जो आप है ना सुविधा दे रहे हैं अपने बच्चों को। सर आपका स्कूल और स्टाफ में भी आपने जैसे बताया करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो बाकी के स्टाफ वगैरह के लिए भी क्या क्या सुविधाएं हैं आपके में बाकी स्कूलों के अलावा? देखिए, मेरे स्कूल में एक मैं और छोटी सी बीच में आपको बात बताऊंगा कि मेरा स्कूल टोटली एयर कंडीशन है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे शिकायत हो, लेकिन मेरा अपना सोच ये है कि जब हम पढ़ते थे तो सारी खिड़कियां खुली रहती थी, उससे नॉइस और एयर पोल्यूशन आता था जी। और 4 पंखे होते थे, एक धीरे चल रहा है एक बंद है, तो बच्चे हम लोग सब खुजाते ही रहते थे या पसीने आते रहते थे। तो जो पढ़ाई के 6 घंटे या 6.5 घंटे हैं, अगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चे को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो हमने दूर किया। आपने पूछा, हमारे यहाँ की सारी टीचर्स को हम फ्री में ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके घर के आसपास से उनको सारी ट्रांसपोर्ट लेके आती है। हमारे यहाँ हर टीचर को सैलरी बहुत ही अच्छी दी जाती है, क्योंकि हम चुनते भी उन्हीं टीचर्स को हैं जो काफ़ी डेडिकेटेड हों और एक्सपीरियंस्ड हों। जी सर। सर स्कूल के निदेशक होने के नाते आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? बेटे, अगर उपलब्धियां कहें तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, फिर भी कुछ तो बताइए आप। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि न्यूज़ 18 ने एक लेजेंड करके यूपी और उत्तराखंड के 7 लोगों को चुना था, उसमें मेरा भी एक नाम था। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उन्होंने एक कॉफ़ी टेबल बुक दी थी मुझे। इसके साथ साथ सुभिक्षा जो किया तो उसमें केंद्रीय मंत्री ने मुझे सम्मान दिया। यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने भी मुझे आगरा में 20 सालों के अंदर शिक्षा में जो मैंने काम किए उसके लिए, तो बहुत सारे मुझको उपलब्धियां तो मेरी हैं ही हैं। और इस सब के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस कोरोना काल में भी हमने काफ़ी कुछ ऐसे काम किए, और मैं समझता हूँ कि करीब 60-70 लाख रुपए का मैंने इस कोरोना काल में डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ मिलके और वो काम किए, जिसमें कि 32 AC स्प्लिट यूनिट और वैसे मेडिकल कॉलेज में लगवाए, PPE किट वगैरह दी, 10 लाख रुपए सहायता कोष में दिए, चीफ मिनिस्टर की कई सारी मशीनें जो कि नहीं थी ऐसे मेडिकल कॉलेज में, वो उनको भी पहली बार लाया। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों के साथ मिल के, और कुछ एसोसिएशंस का चूँकि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उसके साथ साथ सब लोगों का साथ मिला, और मैं समझता हूँ कि जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा का भी काफ़ी योगदान दिया है। बिल्कुल सर, हम भी कामना करेंगे कि जैसे अब तक आपको आपके काम के लिए उपलब्धियां हासिल हुई हैं, सम्मान मिला है, आगे भी ऐसे ही आपको मिलता रहे। और जिस तरह से लॉकडाउन में आपने अभी बताया कि आपने कोरोना के वजह से काफ़ी सारा मतलब 60-70 लाख का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, आपने समाज सेवक कार्य किया है, आगे भी आप करते रहें और आपको ऐसे ही लोगों की दुआएं मिलती रहें। सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जब
आप स्कूल के आपका स्कूल है, आप स्कूल के साथ साथ कॉलेज खोलने का भी क्या आपका मन है कि आप आगे चल के कॉलेज भी खोलना चाहते हैं? नहीं, मैं अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ब्रांचेस भी खोलो, ये करो। मैं अपने इसमें सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर आप वो समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं। अब मैं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ बच्चे मेरे चैम्बर में आते हैं, छुट्टी होती है तो सारे बच्चे मुझसे हेलो करने आते हैं। मैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में मैं स्कूल में अटेंड करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये तो आप समझ ही रही हैं कोमल कि जितना बड़ा बिजनेस होगा आपको उतना ही व्यस्त तो रहना ही पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल तो सही कहा आपने। मैंने अभी मेरा कोई भी कॉलेज खोलने का या प्रिल्यूड की ब्रांच खोलने का इरादा नहीं है। जी सर। सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप आगरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कोविड को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के? देखिए, 20 मार्च से ऑलमोस्ट 20 नवंबर आने वाला है, तो 8 महीने हो गए हैं। जी। मेरे ख्याल में शहर का, देश का बच्चा बच्चा समझ गया है कि कोविड-19 क्या है। ये भी समझ गया है कि अभी 4-6 महीने इसकी कोई वैक्सीन आना भी मुश्किल है, और वो वैक्सीन आएगी, किस लेवल पर आएगी, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होगा, कितनी वो कारगर साबित होगी, ये सब अभी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कोमल, ज़िंदगी चलनी है और चलानी है। तो मेरा सभी लोगों से ये है कि त्यौहार भी आ रहे हैं, त्यौहार भी मनाइए, लेकिन 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो मैं कहूँगा कि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के रखें। हालांकि ये इंटरव्यू बड़ा क्लोज है, आपने कह दिया है कि मास्क हटा लीजिए, तो मैंने हटा लिया है, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा दूर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और तीसरा, मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप इस समय सेल्फिश हो जाएं। आप सिर्फ ये सोचें कि मैं स्वस्थ रहूँ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका परिवार खुद अपने आप स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जो बहुत जल्दी पता भी नहीं चलता है और दूसरे को लग जाती है। तीसरा यही है कि भाई अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपना बिजनेस या नौकरी जो भी है वो अच्छा कर सकते हैं। तो खुद को पहले स्वस्थ रखिए, खुद पे सारे वो चीज़ें अपनाइए। और मैं तो कभी कभी मजाक में भी कहता हूँ कि भाई घर वाले, बच्चे, बीवी आपको दवाई ला देंगे, 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो दर्द है वो तो आपको ही सहना पड़ेगा। कोई और दर्द तो आपका सह नहीं सकता है। बस मेरी यही लोगों से शुभकामनाएं हैं आने वाले त्योहारों के लिए, और यही मेरी अपेक्षा है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आने के लिए, और हमें आपसे जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जानने को भी मिली, सीखने को भी मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। के लिए देखते रहिए AMS न्यूज़। हमसे फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।